आज अपने लेक्चर में हम उच्च न्यायालय के विषय में पढ़ेंगे कि राज्यों में किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था काम करती है और सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय का जो महत्वपूर्ण स्थान है राज्यों में, उसके विषय में हम देखेंगे। तो उच्च न्याय अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 214 क्या कहता है। उच्च न्यायालय मतलब प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद चाहे तो दो या दो से अधिक राज्यों का या दो से अधिक राज्यों या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय बना सकेगी। तो इसमें संसद को अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो एक राज्य का एक उच्च न्यायालय हो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय एक ही हो सकता है। तो अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 231 के तहत संसद को अधिकार है कि वो एक से अधिक राज्यों का बना सकती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे यूपी में देखें तो एक ही उच्च न्यायालय है। उसके बाद में कहते हैं कि राजस्थान इसमें पंजाब और हरियाणा में पंजाब हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वो दोनों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है, और है कहाँ, वो चंडीगढ़ में है। तो पंजाब हरियाणा राज्य है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरीके से हम देखते हैं दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय है। फिर इसी तरीके से पूर्वोत्तर में देखते हैं असम का जो उच्च न्यायालय है वो असम है तो गुवाहाटी में, लेकिन उसका जो क्षेत्राधिकार है अरुणाचल प्रदेश में भी, मतलब 3 से 4 राज्यों में है। इसी तरीके से हम देखते हैं केरल उच्च न्यायालय है या कोलकाता उच्च न्यायालय है, तो उनका जो क्षेत्राधिकार है वो अंडमान केरल वाले का लक्षद्वीप में भी है, और अंडमान के जो कोलकाता वाला है उसका अंडमान निकोबार तक भी है। तो इस तरीके से संसद प्रावधान कर सकती है कि एक उच्च न्यायालय एक राज्य में काम करेगा या एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों में या एक उच्च न्यायालय एक केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्यों में भी काम कर सकता है। तो इस तरीके से अधिकार संसद को 231 के तहत दिया गया है। जब एक ही उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का होता है तब उस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन समस्त राज्यों पर होता है जो उसके अंतर्गत आते हैं। तो जिस तरीके से हमने बताया कि जब एक ही राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा तो उसी राज्य तक उसका क्षेत्राधिकार होगा, लेकिन जब दो राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा तो दोनों राज्यों पर जो उच्च न्यायालय होगा उसके निर्णय समान रूप से लागू होंगे। आगे अनुच्छेद 215 प्रावधान करता है अभिलेख न्यायालय। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब हमने बताया था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और पंचायत जो होते हैं भारत में, उन सभी को अभिलेख न्यायालय का अधिकार दिया गया है। इसके तहत क्या है, तो निम्न बातों से इसका अर्थ लगाया जा सकता है। पहला, उच्च न्यायालय के निर्णय जो होंगे लिखित रूप में रखे जाएंगे, मतलब ये साक्ष्य के रूप में इसके निर्णय जो होंगे लिखित रूप में रखे जाएंगे। अधीनस्थ न्यायालय इन्हीं निर्णय के आधार पर काम करेंगे। तो एक तरीके से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए गाइडलाइंस का काम करते हैं, आदेश कहो या गाइडलाइंस कहो कि इनके आधार पर उनको काम करना है। अगर किसी हाई कोर्ट ने उस राज्य में डिसीजन दिया तो उस राज्य के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो उस जो डिसीजन है हाई कोर्ट का उसको मानेंगे। ये चीज़ है। अवमानना के आधार पर अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट दंडित कर सकता है। तो हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो चाहे तो किसी न्यायालय की, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति या न्यायालय उसकी जो अवहेलना कर रहा है उसके अभिलेख न्यायालय होने के, तो अवहेलना की स्थिति में क्या है कि हाई कोर्ट दंडित करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाएगा। तो किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है। मतलब भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में जो उच्च न्यायालय हैं, अभी 25 है उच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश कितने होंगे इसकी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद समय समय पर कौन, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो न्यायाधीशों की जो संख्या होगी वो समय समय पर कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति करेंगे भारत के। फिर प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य उतने न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति निर्धारित करता है। तो एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और अन्य उतने न्यायाधीश होंगे प्रत्येक उच्च न्यायालय में जितने राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक उच्च मुख्य जो हाई कोर्ट में देखें तो एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 50 के आसपास, मतलब इसको भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट की जो जजों की संख्या है सबसे ज़्यादा यूपी में है। तो इस तरीके से समय समय पर कौन, राष्ट्रपति निर्धारित कर सकते हैं कि कितने न्यायाधीश एक हाई कोर्ट में होंगे। अनुच्छेद 217 कहता है कि नियुक्ति एवं कार्यकाल इनका कैसे होगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। तो जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सीजेआई हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी सलाह और राज्यपाल की सलाह ली जाती है। उस राज्य का जो राज्यपाल होते हैं उनकी सलाह ली जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह लेंगे। तो उस जैसे यूपी के हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश है उनकी सलाह से राष्ट्रपति क्या करेंगे, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उस न्यायालय में करेंगे। दो या दो से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय की में नियुक्ति जो है राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यपालों की सलाह से के बाद करते हैं। तो जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल मतलब उच्च न्यायालय होता है तो उसमें क्या है कि जितने भी राज्य आते हैं उनके जो राज्यपाल होंगे उनकी सलाह से न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे। इस तरीके से प्रावधान किया गया। फिर द्वितीय केस आया था जजों वाला।
उसमें हो क्या रहा था, जजों मतलब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में एक केस गया कि इनकी नियुक्ति में और पारदर्शिता लाई जाए। क्योंकि होता क्या है कि न्यायाधीश को नियुक्त करने का 1973 में हमने देखा था, केशवानंद भारती बनाम केस केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसको आधारभूत संरचना का सिद्धांत घोषित कर दिया था। तो उसी को ध्यान में रख के कहा गया कि अगर जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति अगर पारदर्शी तरीके से होगी और स्वतंत्रतापूर्वक होगी तो हम न्याय को अधिक सुनिश्चित कर पाएंगे। इसी को ध्यान में रख के 2-3 न्यायाधीश मामले 1993 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह राय के अनुरूप न हो। राय के अनुरूप मतलब पहले हाईकोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी उसमें राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी सलाह ली जाती थी। उसके बाद कहा गया कि सिर्फ इनकी सलाह पर्याप्त नहीं होगी। तो तीसरा जजेस केस जो आया इसमें कहा गया 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा। इसी को कॉलेजियम प्रणाली कहा गया। तो अभी तक प्रावधान था कि सिर्फ मुख्य न्यायाधीश जो भारत के थे उनकी सलाह ली जाती थी। इसके तहत व्यवस्था कर दी गई कि अब सिर्फ भारत के सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से सलाह नहीं ली जाएगी, 2 अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह ली जाएगी। तो इसमें 1+2 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश हो गए और 2 अन्य न्यायाधीश होंगे। इनकी सलाह जब ली जाएगी तो इसी को कॉलेजियम प्रणाली कहा गया है। हमने जब पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय के जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें 1+4 है और इसमें जब राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो 1+2 की व्यवस्था की गई है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो होगा अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 26 मतलब 62 वर्ष की उम्र तक होगा, किंतु इससे पहले भी निम्न आधारों पर उनका पद रिक्त किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से 62 वर्ष की आयु तक जब तक वो नहीं हो जाएंगे तब तक पद पर बने रहेंगे। लेकिन निम्न परिस्थितियों में भी उनको मतलब ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसमें उनका पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सी हैं? कोई न्यायाधीश अपना लिखित व हस्ताक्षर युक्त प्रमाण त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को दे दे। तो इनको हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो नियुक्त भी राष्ट्रपति करते, हटाते भी राष्ट्रपति, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग है। तो क्या है कि कोई भी न्यायाधीश अपना लिखित हस्ताक्षर युक्त मतलब स्वयं लिखित और हस्ताक्षर करके जो अपना त्यागपत्र है राष्ट्रपति के सौंप दे। ठीक है। न्यायाधीश को यह विशेष सुविधा दी गई है कि वह अपना त्यागपत्र देते समय उस तारीख का उल्लेख कर सकते हैं जिस तारीख से वह त्यागपत्र देना चाहते हैं। तो न्यायाधीशों को यह विशेष स्वतंत्रता दी गई है कि वो क्या है कि अपने जो त्यागपत्र देंगे उसमें विशेष तारीख का उल्लेख कर सकते हैं कि इस दिन से हम पद त्यागना चाहते हैं। उन्हें इन्हीं आधारों पर और उसी प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है वही प्रक्रिया इनको हटाने की लगाई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या थी कि उनको क्या है, संसद में एक प्रस्ताव आता है सांसदों द्वारा, फिर उसमें 3 सदस्यों की समिति बनती है जो न्यायाधीश होते हैं। वो समिति जाँच करती है, फिर वो अगर समिति सही पाती है आरोप जो लगे हैं न्यायाधीश पर, तब संसद में आगे प्रक्रिया चलाई जाती है और उसके बाद में वो जो समिति बनती है उसकी रिपोर्ट पर भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है। तो वो प्रक्रिया जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की लगाई गई थी वही प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाएगा। फिर उनकी नियुक्ति जो होगी उच्चतम न्यायालय में अगर हो जाती है मतलब मतलब यूपी के कोई हाईकोर्ट का न्यायाधीश है और उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में हो जाएगी तो उसका पद यूपी से रिक्त हो जाएगा, या अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाता है मतलब यूपी के न्यायाधीश का स्थानांतरण अगर एमपी में हो जाता है तो भी उनका पद रिक्त हो जाएगा। तो क्या होगा, पद वो छोड़ देंगे। फिर आगे जो प्रावधान किया गया है कि योग्यताएं, उनके पद की योग्यताएं क्या क्या होंगी, तो भारत का नागरिक होना चाहिए उनको, मतलब कोई न्यायाधीश भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब उनको 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना होगा कहाँ, उच्च न्यायालय में, या किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक के न्यायाधीश रहे हों। 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों मतलब किसी उच्च जैसे जो जिला जज हो गए या फिर अधीनस्थ जो और न्यायालय होते हैं उनमें क्या रहे हों, 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों। आयु का विवाद अगर आता है तो इसमें क्या होगा, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का जो निर्णय है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेंगे और उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। मतलब है कि अगर किसी न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद आता है तो उसका डिसीजन कौन, राष्ट्रपति करेंगे। उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह ली जाएगी और जो उनका डिसीजन रहेगा वो अंतिम रहेगा। संविधान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की कोई न्यूनतम आयु डिसाइड नहीं करता है। उच्च न्यायालय में प्रख्यात न्यायविदों को न्यायाधीश बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में जबकि है। तो इसमें यह कहा गया कि मतलब उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनकी न्यूनतम आयु का डिसीजन नहीं किया गया है। तो इसमें इसलिए भी नहीं किया गया कि आप अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हैं तो उसमें क्राइटेरिया इतना कठिन कर दिया गया है कि वैसे भी आपका मतलब हाईकोर्ट में अगर न्यायाधीश बनते भी हैं तो कम से कम 35 साल से ऊपर तो आप हो ही जाएंगे। जो पढ़ाई का और जो और अन्य क्राइटेरिया दिए गए हैं उसके आधार पर आप 35 साल से ऊपर तो वैसे भी हो जाएंगे। तो इसी आधार पर न्यूनतम आयु नहीं भी है तभी भी 35 साल से ऊपर वाले ही जज बनते हैं इसमें। फिर कहा गया कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय में था कि प्रख्यात जो न्यायविद हैं उनको भी न्यायाधीश बनाया
जा सकता था, लेकिन जो हाईकोर्ट है उसमें जो है जो प्रख्यात न्यायविद हैं उनको न्यायाधीश बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है। अगला है कि उनकी जो अनुच्छेद 219 जो कहता है कि उनकी शपथ क्या होगी, मतलब क्या क्या शपथ लेंगे। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो देखो, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो शपथ हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको कौन, राज्य का राज्यपाल दिलाएगा जिस राज्य में वह न्यायालय स्थित है। तो मान लो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो उच्च न्यायालय है, तो अगर जिस राज्य में वो उच्च न्यायालय स्थित है उसी का राज्यपाल जो है शपथ दिलाएगा। ठीक है। जब एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 2 या 2 से अधिक राज्यों पर होता है तो ऐसी स्थिति में उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय स्थित है। तो एक राज्य का उच्च न्यायालय है तो उसी राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। अगर 2 या जैसे पंजाब वाले एरिया में अगर हम देखें, पंजाब में तो खैर हम देखते हैं कि एक केंद्र शासित मतलब 2 राज्यों का राज्य मतलब उच्च न्यायालय है और है स्थित कहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश में है। तो असम वाला जो है गुवाहाटी, उसमें कई राज्यों का उच्च न्यायालय है, तो वहाँ जो असम के राज्यपाल होंगे वही शपथ दिलाएंगे उनको। ठीक है। फिर कहा कि यदि उच्च न्यायालय किसी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जैसे कि चंडीगढ़ में, तो उसको शपथ उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक दिलाएगा। जो चंडीगढ़ के प्रशासक होंगे वो जो सर्वोच्च वहाँ का उसके जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाएंगे, या उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो इसमें कहा गया कि जो प्रशासक है उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। अगर प्रशासक अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जिसके समक्ष जो न्यायाधीश होंगे हाईकोर्ट के वो अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 219 के तहत। अब 220 अनुच्छेद कहता है कि स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध, मतलब अगर आप स्थायी न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट में तो आपको कहा गया कि न्यायिक कार्य कौन कौन से ऐसे न्यायिक काम है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पहला है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय को छोड़कर जहाँ वह स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है, जैसे यूपी में कोई न्यायाधीश था, उस उच्च मतलब यूपी को छोड़ करके जहाँ वो स्थायी न्यायाधीश थे फिर छोड़ करके कार्य कर रहा था, शेष सभी उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। तो शेष मतलब कि यूपी को छोड़ करके अन्य राज्य जितने भारत में वहाँ क्या है वकालत कर सकते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के वकालत कर सकते हैं। अगला जो प्रावधान है अनुच्छेद 221 के तहत न्यायाधीशों के वेतन भत्ते क्या होंगे। तो जो हाईकोर्ट है उनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है कितना 2.5 लाख रुपये प्रति माह है, 2018 से किया गया है। अन्य न्यायाधीशों के जो वेतन होंगे 2,28,000 प्रति माह है, ये भी 2018 से किया गया है। जो पेंशन होगी इनकी सबकी वो कितनी है, तो अंतिम माह जो होता है यानी कि पेंशन अंतिम माह के वेतन की कितनी 50% है। तो नौकरी का जब उनका अंतिम माह होगा जितनी उनका वेतन होगा उसका 50% पेंशन दी जाती है। अनुच्छेद 222 जो प्रावधान करता है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे किया जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके कर सकते हैं। मतलब यह कि देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो उनका स्थानांतरण भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। इसमें किसकी सलाह ली जाएगी, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह से, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह से राष्ट्रपति कर सकेंगे। अनुच्छेद 223 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जो अगर मुख्य न्यायाधीश किसी हाईकोर्ट में अनुपस्थित है तो उनकी जगह पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है कब कब होगी। तो निम्न स्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकेगी। पहला है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मतलब वो उनका पद अगर रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ हो, फिर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। 3 कंडीशन में, अगर उनका पद रिक्त हो, कार्य करने में असमर्थ हो या अनुपस्थित हो, तीनों कंडीशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। उपरोक्त सभी स्थितियों में भारत का राष्ट्रपति उस राज्य के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के नहीं है तो अन्य जो न्यायाधीश है उसमें से वरिष्ठता के आधार पर जो न्यायाधीश होंगे उनको क्या है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। कौन बना सकेगा, तो राष्ट्रपति बना सकेंगे। ये चीज़ प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 224 कहता है कि कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्ति कैसे होगी। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की हमने ऊपर बात की थी, और अब कहा गया है कि कार्यकारी जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति क्यों की जाएगी। तो निम्न स्थितियों में की जाएगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें पहला प्रावधान है कि कोई न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन गया हो। मतलब ये है कि मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, उनकी जगह पर अन्य न्यायाधीश जो था वो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बन गया हो, तो उसका पद भी खाली हो गया ना, तो उसकी जगह पर क्या है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। कोई न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो। तो कोई न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मतलब अगर वो पद पर नहीं काम कर रहे हैं, या कार्य करने में असमर्थ हो, मतलब कोई बीमारी हो या कोई अन्य चीज़ हो इस वजह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। किसी न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मतलब पद पर हो ही ना। तो इस तरीके से 3 कंडीशन जो मुख्य न्यायाधीश की थी वही वाली यहाँ भी हैं। इन्हीं 3 कंडीशन में जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाएगी। उपरोक्त सभी स्थितियों में भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश बना सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट में जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति
को कार्यकारी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है। एक और प्रावधान इसमें है कि ऐसा न्यायाधीश अपने पद पर 2 वर्ष से अधिक कार्य नहीं करेगा। जिस तरीके से कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है अगर नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति जब काम करेंगे तो मैक्सिमम 6 महीने काम करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से इसमें कहा गया है कि अगर कोई कार्यकारी न्यायाधीश बनता है तो वो 2 वर्ष से ज़्यादा काम नहीं करेगा। यदि ऐसा न्यायाधीश 2 वर्ष तक काम कर दिया है तो स्थायी न्यायाधीश बना दिया जाएगा। तो ये प्रावधान मतलब बहुत एक्स्ट्रा स्थिति उत्पन्न करता है कि कोई जो कार्यकारी न्यायाधीश बनेगा वो मैक्सिमम 2 साल तक रहेगा। अगर 2 साल से ज़्यादा वो काम कर लिया है या 2 साल तक काम कर लिया है तो क्या है कि उसको फिर स्थायी न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ये चीज़ है। तो स्थायी न्यायाधीश बना जाएगा और वह अपने पद पर 62 वर्ष की जो उम्र रहेगी तब तक बना रहेगा। ठीक है। इसके वेतन व विशेषाधिकार जो स्थायी न्यायाधीश हैं उनकी तरह होंगे। तो 2 साल तक अगर कोई न्यायाधीश काम कर लिया है तो उसको स्थायी न्यायाधीश बना दिया जाएगा और उसके वेतन भत्ते वही होंगे जो स्थायी न्यायाधीशों के होते हैं और 62 वर्ष तक जो काम है वो करेंगे। ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया है जो न्यायाधीशों को कार्यकारी न्यायाधीश अगर कभी बनाया जाता है। अनुच्छेद 224 से प्रावधान करता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किन कंडीशन में की जाएगी। तो सेवानिवृत्त मतलब कोई न्याय जो था वो सेवानिवृत्त हो गया है, अब उसको फिर से न्यायाधीश बनाने के लिए तो प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट में कर सकेंगे। तो इसमें किसको अधिकार दिया गया, जो हाईकोर्ट होता है यानी कि उच्च न्यायालय होता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनको अधिकार दिया गया कि वो अगर उनको लग रहा है कि न्यायाधीश कम है तो आवश्यकता अनुसार जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश ऐसा करने से पहले किससे, राष्ट्रपति से सलाह अवश्य लेंगे। तो जो भी काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। और इसमें क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश किसी को सेवानिवृत्त न्यायाधीश को न्यायाधीश बनाते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की सलाह लेंगे। ऐसे न्यायाधीश के वेतन भत्ते कौन है, तो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। ऐसे जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे उनके वेतन भत्ते वही होंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संख्या को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब यह है कि जो न्यायाधीश से नियुक्त किए जाएंगे इनको एक्स्ट्रा न्यायाधीश के रूप में माना जाएगा। जो मुख्य मतलब जितने भी उस राज्य में यानी कि हाईकोर्ट में देखें जो मान्य न्यायाधीशों की संख्या है उसमें इनको काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ कही गई है। अगला जो प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ होगा। तो अनुच्छेद 225 जो है वो प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से। तो न्यायिक क्षेत्राधिकार में ये पहला है कि प्राथमिक क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार। तो पहला जो इनका क्षेत्राधिकार है न्यायिक क्षेत्राधिकार, उसमें 2 आते हैं, प्राथमिक और अपीली। दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, जिला जज को छोड़ करके इनका प्रशासनिक जो क्षेत्राधिकार है वो आता है। तो प्राथमिक क्षेत्राधिकार में हम देखते हैं कौन कौन से। तो अनुच्छेद 226 जब हमने मूल अधिकार पढ़ा था तो उसमें बताया था कि अनुच्छेद 226 के तहत जो हाईकोर्ट है वो क्या है कि 5 तरीके की रिट जारी कर सकते हैं। तो मूल अधिकार से संबंधित जो मामले होंगे अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के मामलों में हाईकोर्ट को क्या है तो मूल जो प्राथमिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, इन इस तरीके के मामलों को हाईकोर्ट ही देखता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में भी जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत हाईकोर्ट देखता है। ठीक है। अगले जो मामले हैं विवाह विच्छेद मतलब तलाक वाले जो मामले हैं, वसीयत जो संपत्ति से रिलेटेड मामले हैं, कंपनी कानून कंपनियों से रिलेटेड जो मामले आते हैं। फिर कोलकाता चेन्नई और मुंबई उच्च न्यायालय को फौजदारी मामले में भी क्षेत्राधिकार है, लेकिन फौजदारी मामले में इन महानगरों की सीमा के अंदर होने चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि देखो जो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में, जो सबसे पहले अंग्रेजों के समय हुई थी, तो यही 3 न्यायालय बने थे, कोलकाता चेन्नई और मुंबई। तो इसी वजह से इनको उस समय फौजदारी मामलों में भी क्षेत्राधिकार दिया गया था। तो ये कहा गया कि अगर इनकी सीमा के अंदर वो मामले लागू हुए हों, यानी कि ये जिन महानगरों में स्थापित हैं उन महानगरों में अगर कोई फौजदारी का मामला है तो उस मामले में इनको क्षेत्राधिकार दिया गया है कि उस मामले में भी ये सुनवाई कर सकते हैं। इस तरीके का अधिकार जो अंग्रेजों के समय दिया गया था वो अभी तक जारी है। ठीक है। अगला है अपीली क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 228 के तहत दिया गया है। तो जो प्राथमिक क्षेत्राधिकार के तहत मूल अधिकार था और दूसरा है अपीली क्षेत्राधिकार 228 के तहत है। उच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय क्या है, एक अपीली न्यायालय। इसमें निम्न तरह से अपील की जा सकती है। देखो हाईकोर्ट हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि वो भी एक अपीली न्यायालय है, किन किन मामलों में अपील की जा सकती है। और हाईकोर्ट भी अपीली न्यायालय है क्योंकि इससे अधीनस्थ न्यायालय भी है ना, इस वजह से इसमें अपीली न्यायालय का प्रावधान किया गया। तो पहला है सिविल मामले में अपील 2 तरह से होते हैं, एक है प्राथमिक अपील, दूसरी है द्वितीयक अपील। प्राथमिक अपील कब की जाएगी, जब विषय वस्तु का मूल्य से अधिक हो। मतलब कोई ऐसा मूल्य था, जो ऐसा कोई मामला था जिसमें क्या है कि उस केस को लेकर के आया गया है कि जिसमें मतलब मूल्य कम था या और मूल्य बहुत अधिक लगा दिया गया, या मूल्य बहुत अधिक था उसका बहुत मूल्य कम लगाया गया। तो ऐसे मामले को क्या होगा, तो वहाँ अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जाएगी और उसे प्राथमिक अपील कहते हैं। तो ऐसे मामले में स्वतः अपील हाईकोर्ट में हो जाएगी। फिर दूसरा मामला है
किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इसकी अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट वाला आप याद करिए कि इसमें अगर हाई कोर्ट डिसाइड कर देता है कि इस मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी तो उसके पास चला जाए। उसी तरीके से कहा गया कि कोई अधीनस्थ न्यायालय जो है ये डिसाइड कर देता है कि इस मामले की अपील हाई कोर्ट में की जाए तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी और इसको द्वितीयक अपील कहा जाता है। तो द्वितीयक अपील जो है किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर प्रमाणित कर दिया जाता है तो उस मामले की अपील जो है हाई कोर्ट में की जाती है। अगला है कि अनुच्छेद 323A, ये जो प्राधिकरण वाली बात, अधिकरण जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 323 और 323B के तहत की गई। तो उनके तहत क्या है, स्थापित सभी अधिकरणों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो अधिकरण ये स्थापित होते हैं कि न्याय को द्रुतता मतलब तीव्र गति से पहुंचाने के लिए अधिकरणों की स्थापना की जाती है। इसमें कैट जो है, कैट और सैट ये प्रशासनिक अधिकरण है और अन्य तरीके के अधिकरण होते हैं वो अन्य मामलों को सुनते हैं। तो उसमें कहा गया कि उनके जो मामले होंगे उनके मामलों के खिलाफ यानी कि उनके जो डिसीजन आते हैं उनके खिलाफ जो अपील है कहाँ है, तो हाई कोर्ट में की जा सकती है, ये चीज़ कही गई है। फिर अगर अगला जो है आपराधिक यानी कि क्रिमिनल मामले में निम्न तरह से अपील की जा सकती है। तो आपराधिक मामले में कैसे अपील की जाएगी कि किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को 7 वर्ष से अधिक का कारावास दंड दिया गया हो तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। मतलब अधीनस्थ न्यायालय अगर किसी को 7 वर्ष से अगर अधिक दंड दे देते हैं तो उसकी अपील हाई कोर्ट में की जा सकेगी। फिर दूसरा है किसी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश यह प्रमाणित कर दे कि उसकी अपील उच्च न्यायालय में की जाए, चाहे उस मामले में कोई व्यक्ति को दंड दिया हो जैसे कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड, 2 से 3 वर्ष की सज़ा इत्यादि। तो इसमें कहा गया कि किसी अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले की जो अपील है हाई कोर्ट में की जाए तो अपील की जा सकेगी। तो पहला मामला है स्वतः आ जाएगा कि अगर 7 वर्ष से अधिक की सज़ा दे देता है तो उस मामले में हाईकोर्ट में स्वतः अपील हो जाएगी। दूसरा कहा गया कि कोई जो अधीनस्थ न्यायालय है प्रमाणित कर दे कि इस मामले की अपील हाईकोर्ट में की जाए तो उस मामले की अपील जो है हाईकोर्ट में की जाएगी, चाहे इसमें क्या है कि दंड किसी व्यक्ति को दंड दे दिया हो जिससे कि आजीवन कारावास हो, मृत्युदंड हो, 2 से 3 वर्ष की सज़ा हो, किसी भी तरीके का मामला हो। लेकिन अगर अधीनस्थ न्यायालय उस मामले को कह देता है कि इस मामले की अपील कहाँ हाईकोर्ट में की जाए तो की जाएगी। अब ये जो दिया गया है कि भारत में कितने वर्तमान में अभी जो हम देखते हैं 25 उच्च न्यायालय हैं, तो उन उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी और कहाँ कहाँ वो हैं, मतलब मुंबई किस नाम से वो फेमस है, जैसे कि यूपी का जो उच्च न्यायालय उसको इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहते हैं। इसी तरीके से उसकी स्थापना कब हुई थी, न्यायिक क्षेत्र कहाँ, मतलब कितने क्षेत्र में वो क्षेत्राधिकार रखते हैं न्यायिक। अगला है कि उनकी जो खंडपीठ है मतलब उनका स्थान कहाँ है, जिससे यूपी का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थान है इलाहाबाद में स्थित है और उसकी खंडपीठ कहाँ है, लखनऊ में। तो उनका हमने एक जगह पर स्थापित कर दिया है इसको। तो पहला है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसकी कहाँ है स्थापना जो हुई थी 1866 में स्थापित हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का इसका क्षेत्राधिकार है, प्रयागराज में स्थित है और लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ है। मुंबई जो है मुंबई हाई कोर्ट है तो इसकी 1862 में सबसे पहले भारत में जो न्यायालय स्थापित हुए थे उच्च न्यायालय, उसमें मुंबई, मद्रास और चेन्नई को ये कोलकाता 3 उच्च न्यायालय थे। तो उसमें से एक है मुंबई। ये क्षेत्राधिकार इसका कहाँ कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, गोवा है, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव में है। तो इन जगह है, 2 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। मुंबई में स्थित है ये। इसकी वो बेंच कहाँ है, तो नागपुर में है, पणजी में है और औरंगाबाद में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का है तो ये 2019 में स्थापित हुआ है। पहले आंध्र प्रदेश का हैदराबाद था, अभी जब नया राज्य बना है तेलंगाना तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, इस वजह से आंध्र प्रदेश में नया मुख्य उच्च न्यायालय बना है। तो इसका क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश है और अमरावती जो है इसका स्थान है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब 1862 में हुई थी। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कोलकाता में इसकी मतलब मेन बेंच है और पोर्ट ब्लेयर में इसकी भ्रमणशील मतलब स्थायी बेंच नहीं बनाई गई है, लेकिन भ्रमणशील है कि बीच बीच में बैठ के पोर्ट ब्लेयर में होती हैं, लेकिन जो मेन स्थान है उसका कोलकाता है। छत्तीसगढ़ का 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो तीनों में उच्च न्यायालय बनाए गए थे। तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्राधिकार है, बिलासपुर में स्थित है। दिल्ली उच्च न्यायालय तो 1966 में बना था। ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। 1966 में बना था। दिल्ली इसका क्षेत्राधिकार है और दिल्ली में ही इसका स्थान है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ये असम में है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ है, असम हो गया, नागालैंड है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश। तो 3 राज्यों में इसका क्षेत्राधिकार है हम देखते हैं। और इसकी मेन बेंच कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। और अन्य बेंच कहाँ स्थापित है यानी कि खंडपीठ, कोहिमा में है, आइजोल में है और ईटानगर। तो कोहिमा हम देखते हैं कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में कोहिमा और आइजोल जो है मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो जितनी राजधानियाँ हैं तीनों राज्यों की वहाँ इसकी बेंच स्थापित हैं। फिर अगला है गुजरात उच्च न्यायालय। तो ये कहाँ 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। गुजरात में स्थान इसका मतलब क्षेत्राधिकार गुजरात में है, अहमदाबाद में इसका स्थान है। हिमाचल प्रदेश 1971 में स्थापित हुआ था जो उच्च न्यायालय है। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्राधिकार है, शिमला में इसकी स्थान है।
अगला जम्मू कश्मीर, तो इसकी 1928 में स्थापना हुई थी। जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, इसका जम्मू एंड कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर क्षेत्राधिकार है और लद्दाख जो एरिया है वो दोनों इसी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के तहत आते हैं। और इसकी बेंच कहाँ है, तो श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह है। इसमें श्रीनगर राजधानी भी जैसे जम्मू श्रीनगर दोनों इसी तरीके से बेंच भी हैं श्रीनगर और जम्मू में स्थापित होती हैं। झारखंड की जो हमने बताया था 3 राज्य 2000 में बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो झारखंड की 2000 में हुई थी। झारखंड इसका क्षेत्राधिकार है, स्थान कहाँ है, रांची है। कर्नाटक 1884 में स्थापना हुई थी हाईकोर्ट की, कर्नाटक में इसका क्षेत्राधिकार है, बेंगलुरु में इसकी स्थान है हाईकोर्ट का। केरल उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार कहाँ है, केरल और लक्षद्वीप दोनों हैं। इसकी मतलब मेन स्थान कहाँ है, तो एर्नाकुलम है। मध्य प्रदेश जो है 1956 में स्थापित हुआ था हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश का क्षेत्राधिकार है। जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, तो जबलपुर में ये मेन है। उसका इंदौर और ग्वालियर में 2 इसकी बेंच हैं यानी कि खंडपीठ हैं। अगला है मद्रास, तो चेन्नई जो उच्च न्यायालय यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय जिसको हम कहते थे, उसका अब चेन्नई भी उच्च न्यायालय भी कहा जाता है। तो इसके 1862 में स्थापना हुई थी। तमिलनाडु और पुडुचेरी 2 इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और चेन्नई में इसकी मेन बेंच है। उसके बाद मणिपुर में 3 राज्यों में 2013 में जो हाईकोर्ट है स्थापना हुई थी, तो मणिपुर था। उसके बाद मणिपुर की 2013 में मणिपुर की इसकी राजधानी का इम्फाल है, तो वहीं इसकी बेंच स्थापित है। मतलब जो मेन स्थान है वो कहाँ है, इम्फाल में है। उड़ीसा में 1948 में स्थापित हुआ था, उड़ीसा क्षेत्राधिकार है। कटक में इसकी मेन स्थान है। पटना जो बिहार का है, तो इसका क्षेत्राधिकार बिहार है। 1916 में स्थापना हुई थी पटना उच्च न्यायालय की, इसका स्थान कहाँ है, पटना में ही है। पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है, तो 1875 में स्थापित हुआ था। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ 3 क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं और इसका स्थान कहाँ है, तो चंडीगढ़ में ही है। राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका क्षेत्राधिकार कहाँ, राजस्थान है। जोधपुर में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थान है और जयपुर में इसकी एक खंडपीठ है। उसके बाद सिक्किम में क्या है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई थी। सिक्किम इसका क्षेत्राधिकार है और गंगटोक में इसका स्थान है। तेलंगाना 1954 में, देखो तेलंगाना जो हाईकोर्ट है वो पहले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मतलब हैदराबाद हाईकोर्ट के रूप में था। तो तेलंगाना 2014 में जब बना तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया, इसलिए इसमें 1954 लिखा है, ठीक है। तेलंगाना में इसका क्षेत्राधिकार है। हैदराबाद जो है ये 1954 में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। त्रिपुरा जो है 2013 में हुआ था। तो मेघालय, त्रिपुरा और ऊपर हमने देखा था मणिपुर, 3 राज्यों की स्थापना, जो 3 राज्यों में हाईकोर्ट की स्थापना 2013 में की गई थी। तो त्रिपुरा की 2013 इसकी क्षेत्राधिकार भी त्रिपुरा है और अगरतला में इसका स्थान है। उत्तराखंड का कहाँ है, 2000 में स्थापना हुई थी। उत्तराखंड क्षेत्राधिकार है और नैनीताल में इसका हाईकोर्ट स्थापित है। नैनीताल बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर हाईकोर्ट का बहुत बढ़िया बना है, ठीक है। तो मेघालय जो है हाईकोर्ट कहाँ है, तो 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्राधिकार इसका मेघालय और है कहाँ पर ये, तो शिलांग में स्थित है। इस तरीके से हमने जो राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है उसके सारे जो फीचर्स थे उनको देख लिया है। तो इस तरीके से राज्य वाला जो पोर्शन है उसमें उच्च न्यायालय समाप्त हो चुका है। अब हम अधीनस्थ न्यायालय की अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।